सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ बुआ जी, देखिए कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये तो बात है बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल संभलने की जरूरत है। ये बात तो है, मौसम जो है वो संभलने वाला है, संभालने वाला है, खुद को संभालने वाला है। और इसके संग संग ये भी मौसम है कि ये बताया जाए कि जब समय हो जाए तो कार्यक्रम का जो है विवरण बता दिया जाए। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पड़ोसी धर्म का पालन कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारे श्रोता भी बता रहे हैं। बिल्कुल। और हम भी इस विषय में बातचीत करेंगे। और विश्व जूनोसिस दिवस भी है बुआ जी। बिल्कुल। आज है पर्यटन स्थल की बात, तो चलेंगे फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है। और वहीं जब हम बात करते हैं वो दिन याद करो, तो बहुत सारी चीज़ें तमाम जो है हमारे आंखों के सामने चित्र आ जाते हैं जो हमने गुजारे हैं और जो गुजार के अब हम आगे आ गए हैं। बहुत हद तक हमने विकास कर लिया है ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी याद आती है वो उखली, वो मूसल और सिलबट्टे वाले दिन, है ना? तो ये दिन भी याद रखने चाहिए। बिल्कुल। जब अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाया करती थी बुआ जी, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं कि किस किस तरीके से किसको कितना आता था और कौन कुछ उसमें बहुत मतलब कह सकते हैं पारंगत था, और कुछ लोगों को अंत तक नहीं आया। तो नहीं आया सिलबट्टा पे काम करना, है ना? जी। और आज विश्व जूनोसिस दिवस है। तो ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर की याद में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई, जब लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक बनाया, जो एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोज भी इसे कहते हैं। जूनोज संक्रामक रोग, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। तो बिल्कुल बैक्टीरिया है, कवक है, परजीवी और मच्छरों से प्रेरित जूनोटिक रोग हैं। इसमें बहुत सारे इबोला है, जैसे स्वाइन फ्लू, इन सब का नाम श्रोताओं आपने ज़रूर सुना होगा। और इंसेफेलाइटिस है, और कोविड-19 है, और जिसमें कि जाहिर है कि हम सब बहुत तेज़ी से प्रभावित हुए और प्रभावित हो भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं जो कि परजीवी मच्छरों से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, कवक से होती हैं, फंगस इन्फेक्शन आपने देखा ही होगा। ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें परजीवी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और जिसके बारे में कि लुई पाश्चर ने खोज की और बताया कि किस किस तरीके से, मतलब उन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में भी बताया कि कैसे फर्मेंटेशन होता है। तो उनका जन्मदिन है, इसीलिए आज विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। हाँ। और ये जो बीमारियां हैं या इनसे जो सतर्कता बरतनी है, इस विषय पर भी आज का दिन जो है वो सोचने वाला है। बिल्कुल। तो जो साफ सफाई है, जो स्वच्छता है, उसकी पूरी तरह से कहते हैं कि उसका पालन करना चाहिए। हाथ पाँव और चेहरे की जहाँ तक बात है बुआ जी, क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों का चेहरा ही जो खुला रहता है, संपर्क में आता है। और हाथ पाँव जिसे जो है वो ज़्यादा धूल से या किसी चीज़ को छूने वगैरह से जो इन्फेक्शन वगैरह वो होता है। तो हाथ पाँव, चेहरा, इस सब की स्वच्छता जो है उसे बरतनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके कवर करके, ढक करके रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कटने पर तुरंत इलाज करवा लें। बिना इलाज के अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ें नहीं, तुरंत देखें। कोई अगर बीमार है तो कुछ चीज़ों का जो डॉक्टर परहेज़ बताता है उसका ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो बीमारियां हैं वो संक्रमण से होती हैं, यानी छुआछूत से होती हैं, छूने से फैलती हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर बताए, जैसे कि साथ में अगर खाना खाने से मना कर रहे हैं तो वो करें आप। फिर जैसे कि बर्तनों को, मतलब जानवरों से ख़ास तौर से होती हैं तो उनके बर्तनों को आप ना लें। जानवरों के बर्तनों में जो है ना वो ग्लव्स पहनकर तब उसकी सफाई आदि करें। उनके जो भी काम करें तो थोड़ा दस्ताने आदि पहने। और अगर जानवर, जो भी आपने पालतू जानवर रखे हैं, और अगर वो आपके बिस्तर पर कहीं बैठ रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। हाँ, क्योंकि बोलने के बाद भी क्या होता है बुआ जी, डॉक्टर सलाह तो ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन बाद में फिर ये होता है कि भाई लापरवाही कहीं ना कहीं बरती जाती है। तो पूरी तरह से मानना ही
चाहिए, जैसे उसके पीने का पानी है, खाना है, इन सब चीज़ में स्वच्छता तो रखें वैसे भी, क्योंकि जानवर बीमार ना पड़े। अगर आपने उसे पाला है तो जाहिर है कि दिलो जान से आप प्यार करते हैं उसको, है ना। और उसकी जगहों को स्वच्छ रखें, जैसे अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं वैसे उन्हें भी टीका लगवाएं, उनकी नियमित जांच करवाएं। तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी स्वस्थ रहेंगे। जी जी, है ना। और जरूरत से ज्यादा जब प्यार करते हैं तो फिर साथ में फिर खाना वाना भी हो जाता है, कभी खिला देते हैं। तो उतना कहने का मतलब कि वो जब घर में घुल मिल जाते हैं ना बुआ जी, तो इतना प्यार हो जाता है कि फिर पता नहीं चलता कि कहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब अच्छे से प्यार करें, लेकिन जैसे तुमने कहा कि जूठा आदि खाने की बात तो बहुत दूर की, अगर आपने प्यार भी किया तो उसके बाद अपना हाथ जो है वो साबुन से साफ कर लें, या जिस जगह उसे कहीं चाटा है या बैठा है तो उसकी भी साफ सफाई अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, है ना। जी जी, क्योंकि लार में ही होते हैं सब, तो इलाज वगैरह जो है वो डॉक्टर की सलाह से कराएं। साथ ही साथ जो बर्तन वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं उसको ग्लव्स वगैरह पहन करके अगर साफ करें बुआ जी, तो ज़्यादा अच्छा है। और पीने का पानी, खाना वगैरह, इन सब चीज़ों में तो स्वच्छता जैसे हम सब अपने लिए बरतते हैं वैसे ही जानवरों के लिए भी बरतना चाहिए। और अब एक गीत। हाँ बिल्कुल। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें
ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि जन्म लेना तो पड़ता है कई कई बार। हाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहां जाकर लगता है कि हमें कई कई बार आना पड़ेगा यहाँ, हाँ, है ना? और फूल भी बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं। नहीं, कभी कभी समंदर का किनारा भी ऐसा होता है, लहरें ऐसी उठती हैं कि लगता है ये हमें बुला रही हैं। और कई घाटियां ऐसी होती हैं, कई ऐसी तराई होती है, कई ऐसे पर्वत होते हैं जहाँ लगता है कि बार बार आया जाए, है ना? मन नहीं भरता बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलें क्या बुआ जी? हाँ बिल्कुल चले। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। वैसे भी आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो फूलों की घाटी एक भारतीय जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1882 में स्थापित किया गया, उत्तराखंड के चामोली में स्थित ये बेहद दुर्गम और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान है। ये घाटी पुष्पावती नदी घाटी में बसी हुई, जो गढ़वाल क्षेत्र में जोशीमठ के पास ब्युंदर गंगा नदी के ऊपरी विस्तार में है। ये क्षेत्र हिमालय के जास्कर श्रृंखला पर स्थित है। आंतरिक हिमालय की घाटी की होने की वजह से संगीता बिटिया, यहाँ पर आमतौर पे जो मौसम है वो शुष्क रहता है। जैसे कहते हैं ड्राइनेस रहती है, जैसे ही सर्दी आती है तो हम लोग के हाथ पांव कैसे शुष्क होने लगते हैं। हाँ। ऐसे ही यहाँ पर भी रहता है। लेकिन जून से सितंबर तक वर्षा खूब होती है और निचले बादल और मौसम पर धुंध का असर रहता है और तापमान कम हो जाता है अप्रैल से जून के बीच में। अक्टूबर से मार्च के अंत तक यहाँ की वादियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं और इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। हिमालय से हिम के पिघलने पर जो हिम नदी होती है, उनकी छोटी छोटी नदियाँ दूधिया स्वरूप में इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। तो जब इस बगीचे की तरफ आती होंगी तो वो और भी सुंदर लगती होंगी। तो ये क्षेत्र जो है वो अब बहुत ही प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता या एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पहचान है। ये भी वर्णित है कि श्री हनुमान जी भगवान श्री लखनलाल जी के लिए संजीवनी बूटी लाने इसी जगह पर आए थे और श्री देवादिदेव महादेव अपने गणों के साथ अक्सर यहाँ विहार करने आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में अतुल्य प्राकृतिक संपदा और बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं और वनस्पति वगैरह जो जिनकी बात है, अलग अलग जीवों की जो प्रजातियां हैं बुआ जी, वो बहुत ही अलग हैं यहाँ पर। क्योंकि तो फ्लोरा फौना जैसे कहते हैं ना कि यहाँ समृद्ध है पूरी तरह से। हाँ, ठंड की वजह से तो बिल्कुल भी वातावरण जो होता है उसी हिसाब से सारे पुष्प वगैरह खिलते होंगे या प्रजातियां होती हैं जानवरों। बिल्कुल। तो भाई इसीलिए तो फूलों की घाटी से कहते हैं। और फूलों की जो घाटी है वो यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल भी है और ये फूलों के साथ साथ दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों की भी घाटी है, घर है उनका, जिसमें कि नीली भेड़ है, लाल लोमड़ी है, एशियाई काला भालू है, हिम तेंदुआ दिखता है यहाँ पर, भूरा भालू दिखाई देता है, हिमालयी यानी कि हिमालयी मोनाल यानी कि जो मोर और नीलकंठ से मिलती जुलती प्रजाति है वो भी दिखाई देता है यहाँ पे जानवर। उसके संग संग कस्तूरी मृग जो बड़ा दुर्लभ होता है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तीतर और अन्य कुछ दुर्लभ जानवर भी यहाँ पर
पाए जाते हैं। जो सबसे जो खूबसूरत सी होती होगी वो तो कस्तूरी वाला मृग बड़ा है, मिलता ही नहीं होगा ना। हाँ, बहुत सुंदर उसमें जो महक आती है ना, कहते हैं बुआ जी, वो बड़ी ही अलग सी होती है। और वो खुद भी घूमता रहता है ना कि ये इतनी अच्छी सी महक कहाँ से आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जगमाही, है ना, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं जी। तो यहाँ की प्राकृतिक छटा और जो यहाँ की जो पहाड़ी इलाकों में उबड़ खाबड़ जमीन है बुआ जी, वो बर्फ से पूरी तरह से आच्छादित चोटियां यहाँ पर हैं, जिनकी जो प्रतिदिन कहें तो नई छटा सी होती है, बिखर जाती है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी पहले कहा कि बहुत सारे दुर्लभ जीव जंतु हैं, कुछ लुप्त प्राय हैं, जैसे ग्रे लंगूर है, उड़ने वाली गिलहरी है जो यहाँ दिखाई देती है, जो अब लगभग लुप्त प्राय है। काला भालू है, रेड फॉक्स है, हिमालयी नेवला है, गोरल है और तहर है, भरल है। ये सब जानवर जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। और तितलियाँ, पीले बिल जिनको कहते हैं, ये भी एक तरह के कोई पंछी है। लाल चोंच वाले कफ, मुनाल तीतर, पीले रंग के कटफोड़वे वगैरह, जो उन जगहों पर जाएं तो देखें तो वो हर पेड़ पे नजर आते हैं कि कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि उनका स्थान है ना। हाँ, वो वहीं रहते हैं। हाँ, निचले और उच्च अल्पाइन पेड़ में जंगल जो है वो समृद्ध है। औषधीय पौधे यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां बहुत सारी पाई जाती हैं, है ना। बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं। और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य वानिकी विभाग की देखरेख में है। जून से अक्टूबर माह तक यहाँ जाया जा सकता है, 4-5 महीने के लिए खुला रहता है। वैसे तो ये क्षेत्र बहुत प्राचीन है, पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन कालांतर में इस अति दुर्लभ और खूबसूरत स्थान को खोजने और उसके स्थान से बाहरी दुनिया का परिचय करवाने के लिए एक वहाँ पर कहानी प्रचलित है, वो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं गीत, है ना जी।
फूलों की बात हो बुआ जी, तितली की बात ना हो तो फिर क्या है। तो हमारी एक श्रोता ने भी लिखा है कि फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ है, जिसे पिंडर घाटी या पिंडर वैली भी कहते हैं। पिंड जोड़ घाटी, पिंड का अर्थ हिम और घाटी का अर्थ पहाड़ों का क्षेत्र जहां महादेव भगवान शिव का निवास होता है, जो मुख्य रूप से चामोली जिले के पिंडर घाटी का ही क्षेत्र है जहां पर ये स्थित है। इस बारे में लिखा है इन्होंने। भाई लेकिन गीत से पहले तो हमने ये कहा था कि कैसे इसकी खोज हुई, ये बताएंगे? हाँ। तो 1931 में कुछ ब्रिटिश पर्वतारोही एक सफल अभियान से लौट रहे थे। इनमें फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक शिफ्टन और आरएल होल्सवर्थ ये भी थे। तो अभियान से लौटते समय कुछ रास्ता भूल गए और पहुंच गए सुंदर घाटी में जो फूलों से भरी थी। तो इस क्षेत्र की रमणीयता जो है उन्होंने देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ। प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल, पूरी घाटी जो है वो उसी से सुशोभित थी। तो क्योंकि इस घाटी ने इन सब का दिल जीत लिया, हाँ। तो इसे इन्होंने नाम दिया फूलों की घाटी। जाहिर है इतने तरह के फूल वहाँ दिखाई दे रहे थे। और जहाँ तक फूलों की बात है तो बड़े उसके जो बॉटनिकल नेम है वो तो अलग है, लेकिन फिर भी रंग बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। जैसे कि उसमें बैंगनी भी होता है, केसरिया भी होता है, और जो तरह तरह के उसके जो खूबसूरती होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि हिमालय बेल फूल होता है, बैंगनी रंग का भी कुछ होता है, कुछ गुलाबी रंग के होते हैं, और गुलाबी रंग में भी कुछ भूरा रंग लिए हुए होता है। ब्रह्म कमल भी होता है यहाँ पर, सुंदर पुष्प होता है। और इसी तरीके से मतलब जिसको कहते हैं ना कि कई जैसे कि मंजिलों वाले जब ऐसे होते हैं ना वैसे भी वहाँ फूल होते हैं। तो वाकई जो फूलों की घाटी नाम दिया तो यूं ही नहीं दे दिया, वाकई वहाँ के रंग और फूलों का तरीका, पत्तियों का तरीका बिल्कुल अलग है। तो एक बार आप जरूर जाइएगा, लेकिन कैसे जाइएगा ये भी हम बता देते हैं। चमोली जिले का ये अंतिम बस अड्डा है जो गोविंद घाट से 275 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। देहरादून और गोविंद घाट के हवाई अड्डे तक आकर यहाँ से जाया जा सकता है ना। और गढ़वाल में जोशी मठ से भी जाया जा सकता है। सड़क मार्ग से इन सभी जगहों से जाया जा सकता है। मतलब इस जगह पर खास सड़क मार्ग भी खुलता है फूलों की घाटी के लिए, लेकिन यहाँ पास आकर आपको काफी थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। और काफी थोड़ा कितना मतलब एक अच्छा खासा समझ लीजिए। हाँ, जाहिर है कि इतने ढेर सारे फूल हैं, तो आपको अगर केवल घाटी के अंदर आप पहुंच भी गए तो जाहिर है कि जब आप घूमने जाएं तो चलने से परहेज ना करें, बल्कि स्पोर्ट शूज पहन कर जाइए ताकि आप खूब अच्छी तरीके से घूम सकें। क्योंकि भाई फूल जहां पर हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो आपको पैदल ही चलकर देखना पड़ेगा। और बहुत विशाल स्थल में है, मतलब एरिया बहुत बड़ा है। तो इसके संग संग यहाँ पर गंगरिया में रुकने की व्यवस्था आप करना चाहें तो रुक सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच जाइए। वर्षा, बादल और सुहावना मौसम जो है वो यहाँ के फूलों की रंगत को और खूबसूरत कर देता है ना। और ऋषिकेश से गोविंद घाट या ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए बस भी चलती है। अच्छा। और गंगरिया से हेमकुंड साहिब तक भी जा सकते हैं, वहाँ की दूरी है 6 किलोमीटर, और यहाँ से भी आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फूलों की घाटी में जा तो भाई देखो, जहाँ चाह वहाँ राह। तो भैया आप चाह बनाइए, यानी अपनी इच्छा करिए तो पहुंच ही जाएंगे आप। हाँ बिल्कुल। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। धारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। फूलों की घाटियों में जाएंगे बुआ जी तो फिर बहारें ही बहारें होती। लेकिन हमारे साथी ने लिखा है कि बरसात में भाई जगह जगह रास्ते टूटे रहते हैं, थोड़ा सतर्कता जरूरी है। जी जी, तो एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। बुआ जी, हाँ, अगर बोलचाल ना हो तो फिर जिंदगी कटना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए तो इतना बोल रहे हैं। देखो हम तो इतने दूर दूर हमारे साथी बैठे हैं, हम बोले जा रहे हैं, बतियाए जा रहे हैं, हमारे साथी भी तरह तरह की बातें लिखकर भेज रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए तो बोलचाल करते हैं और इसीलिए हम आ जाते हैं हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 3 बजे से 4 बजे तक। हाँ, हमारे देखिए अभी मैं कहने वाली थी, हमारे एक पड़ोसी ने लिखा। हाँ, तो पड़ोसी ने देखो बहुत बड़ी अच्छी बात लिखी है। रुको रुको, देखो इससे शुरू करते हैं। एक अच्छा पड़ोसी हमेशा कश्मीरी मिर्च की तरह होना चाहिए। अच्छा। न बहुत तीखा यानी लड़ाकू, न बहुत फीका यानी उदासीन, न अच्छे फ्लेवर वाला, अच्छी लाइफ जीने वाला, अच्छे रंगत वाला, साथ में रहे तो आपकी वैल्यू बढ़ा दे।
नहीं, ये अच्छे फ्लेवर वाला होना चाहिए, इनका कहना है। हाँ, हाँ। यानी अच्छी लाइफ जीने वाला होना चाहिए, अच्छे रंगत वाला होना चाहिए, यानी साथ में रहे तो आपकी वैल्यू बढ़ा दे, थोड़ा महंगा, ये आपको प्रेरणा देता रहता है। फाइनली कश्मीरी मिर्च की तरह एसिडिटी, जलन, मुंह में आग लगाने वाला नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात है और ये वाकई परफेक्ट है एकदम, जो उसको कहना चाहिए ना कि सभी बातों को इन्होंने इसमें समेट लिया। हाँ, तो मतलब ये होता है बुआ जी, लोग परेशान रहते हैं कि भाई हमारे पड़ोस में देखो कोई नया आया है। हाँ। तो सबसे ज्यादा तो इसलिए परेशान रहते हैं पड़ोसी हमारे नए आए, भाई कैसे होंगे। तो ये लोग ये मतलब इस बारे में खासी चिंता रहती है। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी खुशनुमा बन जाती है और एक दूसरे का सहारा होता है। पड़ोसी इतना विश्वास हो जाता पड़ोसी पर कि घर की चाबी रखकर कहीं बाहर जा सकते हैं। समय हो तो बैठकर गप्पे मार लें, कुछ नया सीख लें, बना लें, खा लें। उसके बाद लेकिन अच्छा व्यवहार रखना दोनों को जरूरी है। यानी कि ये सब तभी संभव है जब पड़ोसियों के बीच अच्छा व्यवहार हो, अच्छा तालमेल हो। बिल्कुल सही बात है, तालमेल तो किसी के साथ भी हो तो अच्छा ही होना चाहिए। पड़ोसी धर्म का सुनिश्चित अनुपालन ही मानव जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि सखा धर्म ही सब धर्मों का मूल है। किंतु अपने में ही हम इतने व्यस्त हैं, पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेने की होड़ में, कि इन धर्मों से लोग दूर ही होते जा रहे हैं। जबकि कोई भी घटना होने पर सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, है ना। अब तो दूर होते जा रहे हैं। हाँ, वही तो ये कह रहे हैं ना कि अब वो धर्म जो है हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह से ही पड़ोसी के छत मरम्मत का कार्य चल रहा है। खटपट से इतना अधिक शोरगुल है कि रेडियो सुनना मुश्किल है। हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं, पर पड़ोसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के लोग बोले कि पानी बहुत ज्यादा आहते में गिर रहा है। पड़ोसी ने जवाब दिया, क्या कीजिएगा, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, तो वही बात है ना कि हो सकता है यही स्थिति कभी आपके यहाँ हो जाए तो दिक्कत तो होती है दूसरे को। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं कि थोड़ी परवाह करते हैं, उसकी कोई और व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपके एयर कंडीशन का पानी कहाँ बह रहा है, या आप कूलर में पानी भर रहे हैं तो अगर ज्यादा भर गया तो गिर रहा है, तो वो कहते हैं अरे अब तो गर्मी में है तो और कैसे भरे, गमले भी तो लगा देते। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हम आगे से ध्यान रखेंगे, आज गलती हो गई, और फिर आगे से ख्याल भी रखते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जैसे कि पड़ोसी धर्म इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, पड़ोसी धर्म यानी कि आप अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि समय पर वही काम आते हैं। बिल्कुल आपके सबसे नज़दीक के वही रिश्तेदार हैं, कह सकते हैं। गुजराती कहावत है, हमारे साथी लिख रहे हैं कि पहले सगो पड़ोसी, मतलब हमारे सगे संबंधियों से सबसे ऊपर और पहला सगा पड़ोसी ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार हो जाए, कोई आकस्मिक घटना या दुर्घटना हो जाए, तब सबसे पहला पड़ोसी ही पहुंचेगा और काम से आता है। बाकी सगे संबंधी तो दूर से ही, मतलब दूर से हैं तो देरी से ही पहुंचेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे बनाकर चलें। जी, कई बार ऐसा भी होता है ना बुआ जी, कि कहीं बाहर जाना है। अब अगर उदाहरण ले लिया जाए, जैसे गैस का सिलेंडर है, घर में कोई नहीं है, अब वो आ गया तो लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ एक काम ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें दूर के लोगों पर बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो जरूरी होता है, जैसे कि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि भाई चाबी भी कभी कभी देनी पड़ती है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती ही है। हाँ, तो इस वजह से भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि संपर्क जब हम पड़ोसियों से साधते हैं या मदद के लिए आगे आते हैं, तो कभी कभी पूरा परिवार होता है बुआ जी, कभी पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि अकेले दंपति नजर आते हैं या बिल्कुल कोई अकेला भी होता है। तो ऐसे में क्या जब हम बातचीत अगर करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन बातचीत करना जरूरी होता है। भले 2 लोग हों, 1 लोग हों, कोई भी हो, कभी किसी पर कोई मुसीबत आए तो कम से कम, या नहीं तो कम से कम आते जाते तो कहते हैं कि भाई नमस्कार, दुआ सलाम वो होती रहनी चाहिए, जिससे बातचीत होती रहे और पता चलता रहे कि भाई घर में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कहीं क्या जरूरत तो नहीं है। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगले को ही जरूरत पड़ेगी, कभी हम लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर नहीं भी पड़े तो अगर मतलब बात तो है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, तो क्यों ऐसा मनाइए कि आपको जरूरत पड़ी तो वो काम नहीं आए, या आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पता नहीं पड़ेगी, हमें तो नहीं पड़ेगी भाई, हम समृद्ध हैं तो हम क्यों मदद करने जाएं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छी बात है कि आपको
वरदान मिला हुआ है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको भी है अगर मदद की ज़रूरत है तो करना चाहिए, और ये संबंध बनाकर रखने पर ही होता है। हमारे साथी लिखते हैं कि पड़ोसी धर्म का पालन, अच्छा पड़ोस एक अचीवमेंट व आशीर्वाद के समान है, कुछ भी हो जाए ये संबंध बनाए रखना चाहिए। मेरे पड़ोस में सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनके बेटे विदेश में हैं। मैं जब हर 7-8 दिन में बात करता हूँ तो उन्हें बड़ा सुकून रहता है, जो मैं उनके चेहरे पर पढ़ सकता हूँ सिर्फ बात करने से। मुझे भी अच्छा लगता है, उनको एक सहारा मिल रहा है पड़ोसियों से बातें। इन्होंने ये लिखा है कि कुछ नए विचार आपसे जानेंगे। तो भाई आपके जो अनुभव हैं वही बहुत हैं। सभी कहीं ना कहीं पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। ऐसे ही होता है, चीज़ें हम ले लेते हैं पड़ोस में, आप आसपास में, ये तो हो गया मिलने मिलाने की बात, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जैसे किसी भी चीज़ की, कुछ उपकरण हो सकता है, विद्युत वाले हों, आयरन है, मिक्सी है, पंखा टांगने के लिए स्टूल जो होता है वो तो बड़ा बहुत काम आता है, पेचकस है, प्लायर है, रिंच है, ऐसी चीज़ें हैं जो हैं वो बहुत ज़रूरत में काम आती हैं। मांग लिया फिर उसका देना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी संबंध बिगड़ता ही है, और अक्सर ऐसा होता है कि बिगड़ ही जाता है। तो जितनी तैनाती से आपने मांगा है उतनी ही तैनाती से वापस कीजिए, और कभी अगर टूट गया है तो बता दीजिए या बनवा कर दीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी तो ऐसी चीज़ हम मांग लेते हैं कि पड़ोसी मना भी नहीं कर पाते, और अगर मना कर दिया तो हम बुरा मान जाते हैं। जैसे स्कूटर है मान लीजिए, या मोटरसाइकिल है, कोई वाहन है, या मिक्सी ही जैसी चीज़ है, तो आप मांगने गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो अभी काम है, तो आप बुरा मान जाते हैं। तो भाई बुरा मत मानिए, हो सकता है सचमुच उन्हें काम हो, या उससे उनके किसी काम में व्यवधान आ रहा हो, तो उसको वैसे ही ले। और बाकी अगर चीज़ों में आपका संबंध और उनका व्यवहार अच्छा है तो उनको देखें, एक आध चीज़ें अगर हैं तो उसे नज़रअंदाज कर लें और संबंध बनाए रखें। जी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। शोख शोख वो अदा हमको याद आएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा।
तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। बुआ जी देखिए बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसी को हम कैसे भुला सकते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में पड़ोसी ही हमारे साथ देने से पीछे नहीं हटते। इसी तरह हमें भी दुख सुख में अच्छा पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए। मैंने फेसबुक द्वारा अपने बचपन के पड़ोसी को ढूंढ निकाला और उन दिनों की घटनाओं को याद कर खूब आनंद उठाया। तो क्या ये अच्छी बात है, क्योंकि बुआ जी देखिए होता यह है कि पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। सच बात है। वैसे अगर देखा जाए तो घर में कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कुछ उत्सव हो, कुछ हो, तो पड़ोसी काम आते हैं। लेकिन हमारे एक साथी भाई बड़े दुखी भी हैं। कुछ इन्होंने उपमाएं भी दे डाली हैं कि कैसे रावण जैसे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई ये तो अपना अपना अनुभव है, होता भी है, सब तरह के लोग होते हैं। कभी कभी हम भी तो उस तरीके का व्यवहार कर जाते हैं। जैसे एक ने लिखा है कि हम 8-10 दिन के लिए बाहर गए थे, पड़ोसी को चाबी देकर गए थे और कि पौधों में पानी डाल देना, लेकिन आए तो सूख गए थे पौधे। तो हो सकता है कि उनको उतनी रुचि न हो पौधों में, उन्होंने ध्यान न दिया हो। तो लेकिन जो उपकरणों की बात है वो नहीं देना चाहिए, ये बात तो सही है ना। बिल्कुल। जैसे कि पहले सिलबट्टे दे दिए आपने, उन्होंने सिल वापस कर दिया, बट्टा रख लिया, अब आप क्या करेंगे? तभी तो अपने देश में परंपरा है ना बुआ जी कि सिल बट्टा जो होता है उसको बिल्कुल साथ रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन अभी ले गए और रखते तो हैं, हम रखेंगे ना। पड़ोसी जब देंगे तो आपको एक देंगे ना। जैसे कि पेन दे दिया और ढक्कन नहीं देंगे तो सिलबट्टे और हाँ बिल्कुल होता है ना। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसको देते हैं वो ढक्कन अपने पास रख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, लोग अपना अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन सिलबट्टे और ओखली की जो हम बात करेंगे तो ये हमें लिख रहे हैं कि ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत किया है। लोग याद कर रहे हैं अपनी माँ को, जब सिलबट्टे पर कुछ पीसते देखती थी तो मुझे भी शौक होता था, तो मेरी माँ मुझे भी कुछ पीसने को दे देती थी। इस तरह से मैंने सिलबट्टे पर चटनी मसाले पीसने सीख गई थी और बहुत शौक से काम करती थी। ऐसे ही ओखली मूसल का भी प्रयोग किया है। पापड़ बनाते समय आटे को कूटते थे हम लोग। तो ये अलग अलग, ये उड़द के पापड़ की बात कर रही हैं। अच्छा। हाँ, तो उड़द के जो मसाले वाले होते हैं उनको खूब कूटना पड़ता है तब उसकी लोई को। हाँ बुआ जी, तो उसमें जो एक होता है ना, जैसे खुदाई करते हैं फिर उसमें डिजाइन बनाते हैं, तो उस हिसाब से वो डिजाइन नहीं होती है। हाँ मतलब वो सिलबट्टे पे जो खुदाई करते हैं तभी वो पिसता है। हाँ। खुरदुरा हो जाता है तब वो पिसता है। तो वो भी एक हो जाता था ना कि भाई चलो अब जो है वो सिल कूटने वाले आएंगे, फिर इसको बनाएंगे, तभी फिर इसमें आगे काम चलेगा। उसको कूटना कहते थे। हाँ, तो वो सिल कूटने वाले भी बड़े अलग अलग होते हैं। सिल की बड़ी सारी यादें हैं। खरल, उखल, कहीं उकला कहते हैं मारवाड़ी में, कहीं मूसल भी कहते हैं, कहीं सोबीला कहते हैं बुआ जी, और सिलोट, सिलबट्टा, ये सारी चीजें जो है। सिलौटी भी कहते हैं। छोटी बड़ी भी होती तो छोटी होती तो सिलौटी कह देते हैं। तो भाई ऐसा है कि इसीलिए तो हमारे साथी लिखते हैं कि ओखली और मूसल पर तो बहुत मुहावरा भी है। जब आदमी अन्य विकल्प के अभाव में किसी मुश्किल में फंस जाता है तब यही कहता है कि जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ये भी होता है। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई सिलबट्टा तो सदियों से हमारे घर की शान रहा है। कई शगुन के कार्य सिलबट्टे से ही शुरू होते हैं। शादी विवाह, नामकरण, दीपावली के समय एक दिन पूर्व चावल को भिगोकर दूसरे दिन सिलबट्टे पर महीन पीसकर अल्पना बनाई जाती है और ऐपण इसी से बनता है। विवाह में लगने वाले हल्दी को भी सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है। हमारे यहाँ तो अभी भी सिलबट्टे की पूजा होती है, जिसको हर प्रयोग के बाद धोकर दीवार के सहारे तिरछा करके रखना आवश्यक है। खड़ा नमक डालकर हरी धनिया पुदीने की चटनी सिर्फ सिलबट्टे पर पीसी हुई अच्छी लगती है। और उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है, तभी तो अच्छी लगती है। हाँ। तो बुआ जी जो गोल होते हैं कई कई जगह पे, जैसे अब वहाँ दक्षिण भारत की तरफ अगर देखा जाए तो बड़े गोल गोल से होते हैं, जिसमें वो चावल वगैरह पीसा करते हैं। डोसे वाला बैटर पीसते ना। तो वो जैसे कि कढ़ाई जैसा होता है, बल्कि बाल्टी जैसा कहिए, और उसमें छोटा सा बस बट्टे की गोलाई जैसा होता है और गोल गोल सा मूसल होता है। तो उसमें जैसे हम लोगों की तरफ क्या होता है बुआ जी, चक्री लंबा होता है तो उसको हम लोग पत्थर पे ऐसे पीसते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे
घुमाते हैं उसको, जो बट्टा होता है उसको घुमाते हैं तो वो उसमें पिस जाता है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि सिलबट्टे पर बहुत चटनी और पालक पीसा है, हमको ही दिया जाता था पीसने को जब हम छोटे थे। ससुराल में मिक्सी तो नहीं थी पहले, तो मसाला दाल वगैरह सब इसमें ही पीसनी होती थी। तो बहुत सावधानी भी बरतनी होती थी बुआ जी। कभी कभी क्या होता था कि चटनी या कोई चीज पीसना है तो उसमें उंगली भी जाने का डर होता था, क्योंकि हाँ बिल्कुल भारी होता है ना उसका बट्टा, तो ऐसा भी हो सकता था। तो इस वजह से बड़ी सावधानी होती थी। अच्छा, ओखली जो होती थी वो भी अलग तरह की होती थी, जैसे कि लकड़ी वगैरह इसकी। तो ओखली जो है वो भी कई जगह पे बहुत अलग अलग है। घर में अगर उखल की बात की जाए या सिलबट्टे की बात की जाए, या जिसे कुचनी कहते हैं, है ना वो, या फिर आयुर्वेद में जो कहते हैं दवाइयाँ पीसने का, जो जड़ी बूटियां वगैरह पीसने का होता था, हमाम दस्ता। हाँ, तो वो भी उसी तरह हमाम दस्ता होता है, वो लोहे का होता है, कभी कभी पत्थर का होता है, नाव के आकार में होता है, गोल होता है। और खलबट्टा उसको भी बोलते हैं, खल्लड़ भी बोलते हैं उसको। तो उसमें भी उसको दरबरा करते हैं। जैसे उसमें खासतौर से अगर छोटे स्वरूप में देखें, बड़े में तो जाहिर है हरड़ वगैरह उसी में कूटा जाता है, लेकिन अगर छोटे स्वरूप में देखें तो इलायची वगैरह उसी में की जाती है। क्योंकि बहुत बड़े में आप सिलबट्टे पर ले जाएंगे तो अगर आपने 4 इलायची रखी तो वो कहीं गायब हो जाएगी, तो वो छोटे में करके उसको दरबरा करके पीस लिया जाता है जी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ओखली, मूसल, सिलबट्टा। हमने सिलबट्टे पर मसाले पीसे थे, दादी ओखली में मिर्च कूटती थी और पत्थर की चक्की में दालें, ज्वार, गेहूं पीसती थी, साथ में भजन गाती थी। हम भी हाथ बटाते थे। माँ भी दालें बनवाती थी 2 बोरे भर भर के, तो हम 2 बहनें मदद करती थी। आज ये चीज़ें बाबा ने दे दी किसी को, उन्होंने लिखा है कुछ लोगों को। मिक्सी आ गई ना बुआ जी? नहीं, किसी को जरूरत थी, उन्होंने दे दिया। अब जाहिर है कि कोई भी दाल वगैरह तो घर में नहीं पीसता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से
पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। तो भाई ओखली, सिलबट्टा, मूसल, चकली, ये सब हमारे बहुत सारे साथी ने अलग अलग चीज़ें याद कर रही हैं कि प्राचीन काल में महिलाएं कितना मेहनत करती थी, कभी भी व्यायाम आदि की ज़रूरत नहीं होती थी। जब से संसाधनों का प्रयोग बंद हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां ईजाद हो गई हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि चटनी मसाले इन सब का स्वाद ही अलग होता था। अब तो शगुन के तौर पर सुंदर सुंदर बना कर रखते हैं, है ना, लिखा है, क्योंकि भाई ज़रूरत तो पड़ती है। चक्की, सिलबट्टे को धान दरेती में उपयोग करते हैं हम लोग। क्या, अभी जब ढोलक आदि धरते हैं तो उसके बाद वो जाता लेके, चक्री लेके उसमें थोड़ा सा चना पीसा जाता है। तो वो शायद इसीलिए कि इन सब चीज़ों का महत्व हम आज भी समझें। और उसी को आगे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सिलबट्टे की प्रथा बंद सी हो गई है, लेकिन अनेक घर में मैंने देखा है प्लेटफॉर्म में ही नल के पास सिल को लगवा देते हैं, जिससे वहीं पर मसाले और चटनी पीस ली जाए। सिलबट्टे पर पीसी चटनी मसाले का स्वाद अलग होता है। हल्दी का टुकड़ा और सहगा धनिया जो है भीग कर पीसते थे, पुराने लोग आज भी याद करते हैं। मिक्सी में चटनी पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग खाते हैं। अच्छा, सिलबट्टे की जो चटनी होती थी वो, हाँ, तुम भी यही कहोगे ना? वो थोड़ी सी दरदरी सी होती थी, बिल्कुल भी एकदम महीन सी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल मिक्सी में तो बिल्कुल महीन हो जाती है। छोड़ दिया करो ना थोड़ा सा उसमें से काट काट के धनिया। फिर ऐसा नहीं हो पाता, फिर वो ज्यादा रह जाती है। हाँ, सही बात है। तो समझ में नहीं आता फिर इसे क्या किया जाए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ओखली, मूसल और सिलबट्टे वाले दिन ये चीजें तो सभी घरों में अनिवार्य रूप से हुआ करती थी। उस जमाने में ये समय बचाने वाले रसोई के उपकरण नहीं हुआ करते थे। सच तो यह है कि ओखली, मूसल और सिलबट्टे से हाथों का व्यायाम हो जाता था, साथ ही इनसे पिसी चीजें जैसे मसाले, चटनी का स्वाद नष्ट नहीं होता था, बल्कि और बढ़ जाता था। तो आज मिक्सर ग्राइंडर ने इनकी जगह ले ली, जिससे खाद्य पदार्थों की रौनक और स्वाद खत्म हो गया। पालक की सब्जी के लिए पालक हुआ या धनिया पुदीने की चटनी पीसनी हो, सिलबट्टे से इनका मूल गुण और स्वाद बना रहता है। यही चीज मिक्सी में बनते ही हरा घोल बन जाती है, देखकर खाने की इच्छा भी मर जाती है। अब तो छोटे छोटे उखली, मूसल और सिलबट्टों ने घरों में जगह बना ली है। हमारे यहाँ भी ये है चीज़ें, पर जैसे शोपीस बन करके रह गई हैं। तो जो चीज़ है उसका अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर तो वैसे ही रह जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं, लिख रहे हैं कि हमारे गाँव में सिलबट्टे पर ही मसाला आज भी पीसा जाता है बुआ जी। और ओखली मूसल की बात तो हम लोग बचपन में धान के चूरा और चावल निकालने के लिए ओखली में मूसल चलाए हुए हैं। माँ के साथ बहुत दिनों बाद घर में उपनयन संस्कार में बच्चों ने भी ओखली में चूरा कूटा है। और उसी का बदला हुआ थोड़ा सा स्वरूप नहीं होता था बुआ जी। जब देखिए दही से जब मथ करके उसे, मथानी की तुम बात कर रही हो? हाँ, मथानी। तो मथानी एकदम अलग चीज है। हाँ, मगर वो उसी हिसाब से कुछ होती थी कि जिसमें पूरा सारा डाल दिया जाता था और उसके बाद फिर उसे मत दिया जाता था। कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने में आता है। और एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि आज सिलबट्टा ओखली की जगह मिक्सी ने ले ली है, मगर सिलबट्टे किचन में आज भी हैं। सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला, चटनी, इनका स्वाद जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो स्वाद से तो सभी वाकिफ हैं। ये बात बिल्कुल सही है और हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जैसे कि आप सभी बता रहे हैं कि छोटे छोटे अब आने लगे हैं, तो अब छोटे आने क्या लगे हैं, हमारी ज़रूरतें भी कम हो गई हैं। अब एक गड्डी जो हम धनिया लाते हैं वो छोटे सिलबट्टे पर पीसी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ गायब हो गई है तो इसको फिर से हम जीवित कर सकते हैं। तो अगर मन है तो उसको जीवित कीजिए। लेकिन यादों की जब बात आती है तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आप लोग जब ये सब बातें कहती हैं तो बिल्कुल पुरानी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन जो हमने पड़ोसी धर्म की बात कही उसमें हमारे एक साथी को एक और बात याद आ गई कि एक बार हमने पड़ोस में अपने वो उनके फ्रिज में 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक रख दिया था। और जब वापस मांगने गए, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ रहे थे, और जब मांगने गए तो उन्होंने कहा कि आधी बोतल तो हमारे घर में
हमारे घर मेहमान आ गए थे, आधी बोतल हमने इस्तेमाल कर लिया है और इतनी ही बची है। तो बोले ऐसा भी होता है। तो लेकिन इस पे कहीं ना कहीं संगीता बेटे हमें ये लगता है, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि अच्छी बात है कि उनको जरूरत थी तो उन्होंने कर लिया। और आप क्या इतना खुलापन होगा, आपस में व्यवहार ऐसा होगा तब वो कर पाए। तो ठीक है, थोड़ा आपके मेहमान एडजस्ट कर लेंगे, है ना, कभी कभी कर लेना चाहिए। हाँ। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा, पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी, हाय रे ये प्रीति है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने। बुआ जी, अब बिल्कुल भी घड़ी इजाजत नहीं दे रही है जी, तो विदा लेते हैं। हाँ, सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।